हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष व्यंजन। ठीक है, यानी सघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, और साथ ही देखिए हम चैप्टर 1 जो पढ़ रहे थे इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे और साथ ही हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, यानी देखिए हिंदी की एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, यानी हिंदी की एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, आज हम हिंदी की ये दूसरी क्लास है। तो देखिए जिन लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। थोड़ा सा हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि हमने पहली वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और भाषा के प्रकार हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था ध्वनि, यानी ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वर्ण। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण को हमने बताया था कि स्वर होते हैं। ठीक, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। और हमने साथ ही पढ़ा था कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार। ठीक है, और साथ ही हमने व्यंजन यानी व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे। आज उसी के आगे हमें पढ़ना है। तो हमने बताया था कि स्वर जो थे वो 11 थे। ठीक है, स्वर 11 और व्यंजन 33, यानी स्वर 11 और 33 मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 44। देखिए स्वर में हमने पढ़ा था कि अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह होते हैं दो। ठीक है, और व्यंजन में हमने देखिए बताया था कि जो एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। ठीक है, और साथ ही हमने बताया था कि ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात कितने थे, तो ये थे 2। देखिए ताड़न जात का एक दूसरा नाम बताया था हमने कि इनको कहते हैं, देखिए ताड़न जात का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी टोटल कितने हमने वर्ण के प्रकार बताए थे कि देखिए 2 ये, 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 44 पहले ये थे। ठीक है, ये मूल भाषा के अगर व्यंजन स्वर और व्यंजन वर्ण पूछे जाएँ तो मूल भाषा में पहले कितने थे, 44। ठीक है, यानी मूल भाषा में 44 थे। अगर इनको 2 अयोग हुआ और संयुक्त व्यंजन यानी 4 संयुक्त व्यंजन और ताड़न जात 2, इनको जोड़ लिया जाए तो टोटल संख्या हो जाती है 44 प्लस 8, ये हो जाती है 52। यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52। तो देखिए ये सारा कुछ हम सब पिछली वाली क्लास में सब पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन, यानी हम संयुक्त व्यंजन तो पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, लेकिन हमने संयुक्त व्यंजन ये नहीं पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन किन-किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं देखिए, एक होता है क्ष, एक होता है देखिए त्र, और एक है ज्ञ, और ये श्रा। ठीक है, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इनको हम देखना है कि ये किन-किन वर्णों से मिलकर बने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ये जो छ है, ये देखिए का और प्लस सा, ठीक है? इन 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये जब भी का के नीचे जैसे किसी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा दिया जाए, तो वर्ण वो आधा हो जाता है, ठीक है? यानी इसमें स्वर अब नहीं है, ठीक है? और देखिए त्रा, ये देखिए किन वर्णों से मिलकर बना है? तो देखिए ये बना है ता और प्लस रा से मिलकर बना है, ठीक है? अगला है देखिए ज्ञा, तो ज्ञा देखिए बना है जा और प्लस इया से, ठीक है? जा के नीचे हलंत लगना चाहिए, ठीक है? तभी जाकर ये आधा वर्ण होगा। फिर देखिए स्रा, तो स्रा देखिए बना है ये सा और प्लस रा से मिलकर। इनको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम समझते हैं कि अगर पूछे कोई वर्ण दिया हो, कहे कि इसमें बताइए वर्णों की संख्या, यानी जैसे कोई अक्षर है का, तो इसमें कहा जाए कि इसमें कितने वर्ण हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो का है, तो देखिए एक का और प्लस आ, ठीक है? यानी इसमें 2 वर्ण हैं। का जब हमने देखिए का के नीचे हलंत लगा दिया, तो इसका मतलब इसमें हमने स्वर को बाहर निकाल लिया। जो आ स्वर इसके अंदर था, वो बाहर कर दिया, ठीक है? तो ये आधा का हो गया। तो ये कितने वर्ण हैं? 2। इसी प्रकार जैसे कहा जाए कि बताइए पा, ये किन वर्णों से मिलकर बना है? तो देखिए पा और प्लस आ, पा के नीचे हलंत और प्लस आ, यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे लिखा है कमल, कमल में वर्णों की संख्या बताइए, ठीक है? तो देखिए का प्लस अ प्लस मा हलंत प्लस आ, ठीक है? प्लस ला हलंत प्लस आ, ठीक है? तो देखिए वर्ण गिनिए कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी वर्णों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है? देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ गलती हो सकती है। यहाँ जो हमने वर्णों का देखिए वर्गीकरण किया तो ठीक है, यानी वर्णों को जिस हिसाब से हमने तोड़ कर लिखा ठीक है। लेकिन जब भी कोई शब्द में अंतिम वर्ण अगर आ रहा है, अंतिम वर्ण क्या
आ रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करते, यानी उसको नहीं गिनते हैं। तो ये 6 जो आंसर है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 5, यानी वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो 5 वर्ण है, ठीक है। लेकिन जो वर्ण इस हिसाब से हमने देखिए स्वर रहित किए हैं, यानी ठीक है, तो वो तो क्रम तो सही है, इस हिसाब से तोड़ते हैं। लेकिन अगर संख्या पूछी जाए तो 5 है। क्यों? क्योंकि अंत में अगर आ रहा है तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा देखिए, एक जैसे लिखा है शेरनी, ठीक, जैसे लिखा शेरनी, तो देखिए इसमें वर्ण निकालिए, तो देखिए ये बना कैसे सा, ठीक है। इसमें क्या है देखिए सा प्लस ए, ठीक है। फिर देखिए रा, आ, और फिर प्लस ना, ठीक है, प्लस बड़ी ई, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्णों की संख्या पूछी जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अब 6 वर्ण गिने जाएंगे, ठीक है। अगर अंतिम में आ जाता तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जिस हिसाब से हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने का क्रम सही है। तो उम्मीद करते हैं जो ये जानकारी हमने आपको दी ये काफी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे समझते हैं। अब चलिए समझते हैं सघोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो पहला देखिए सघोष व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर रज्जुओं में कंपन होता है, यानी ऐसे व्यंजन जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो क्या है कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी आवाज भारी या कंपन वाली लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं सघोष व्यंजन। जैसे उदाहरण ग घ ज झ ड ढ त थ ब भ, ठीक है। जब भी देखिए इनका उच्चारण कीजिए तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंपन उत्पन्न हो रहा है। इन सब में बोलते समय गले में कंपन महसूस होता है। चलिए अब समझते हैं अघोष व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर रज्जुओं में कोई कंपन नहीं होता, यानी आवाज हल्की होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं अघोष व्यंजन। जैसे का ख ज सॉरी का ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है। इनमें गले में कोई कंपन नहीं होता, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं अनुस्वार, यानी अनुस्वार क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं, जैसे कोई इस प्रकार किसी वर्ण के ऊपर लाइन खींची गई है तो इसे हम क्या कहते हैं सिरोरेखा, इसे कहते हैं सिरोरेखा, ठीक है। और अगर इस प्रकार लाइन खींची है तो इसे हम क्या कहते हैं खड़ी पाई, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है खड़ी पाई, ठीक है। ये बड़ी आ की मात्रा है, ठीक है, इसे क्या हम कह देते हैं खड़ी पाई। तो अगर ऊपर कोई बिंदु इस प्रकार किसी वर्ण के ऊपर बिंदु लगा है तो इसे कहा जाता है अनुस्वार। ये क्या है अनुस्वार, ठीक है। जैसे अनुस्वार जैसे लिखा है कंचन, जैसे लिखा है कंचन, तो ये जो ऊपर बिंदी लगी है ये क्या है अनुस्वार है। जैसे लिखा है कंठ, ठीक है, ये क्या है ये अनुस्वार है, ठीक है। अब समझिए जैसे बिंदी यहाँ पर लगी हो, यानी किसी अक्षर में उसके आगे यहाँ पर बिंदी लगी हो तो इसे हम क्या कह देते हैं नुक्ता, ये क्या है नुक्ता, ठीक है। जैसे लिखा है देखिए लिखा होता है ख और यहाँ पर अगर बिंदी लगा है, ठीक है, खा, और जैसे ज यहाँ पर नुक्ता लगा दिया जाता है, और जैसे लिखा है फ और यहाँ पर नुक्ता लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ण हैं ये अरबी भाषा के वर्ण हैं, ठीक है, अरबी या फारसी भाषा के वर्ण हैं, ठीक है। मराठी में कौन से वर्ण दिए हैं ख ज फ। देखिए जब इनका उच्चारण करते हैं अगर ऐसे लिखा है केवल खा तो इसको देखिए आप पढ़ेंगे ख, लेकिन अगर यहाँ पर हमने नुक्ता लगा दिया तो हो जाएगा ख। अगर जैसे जा को समझिए, जैसे जा लिखा है इस प्रकार, ठीक है, तो है जा। अगर जा के नीचे यहाँ पर हमने नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाता है ज, ठीक है, यानी इसका उच्चारण बदल जाता है जैसे ज। और अगला देखिए अगर किसी वर्ण के नीचे जैसे यहाँ पर बिंदु लगा है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु, तो इसे हम कह देते हैं ताड़न जात, ताड़न जात, ठीक है, या इसे कह देते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अंगा, यहाँ पर ये क्या है ये है ताड़न जात वर्ण, ठीक है। और ढा, ये क्या है ताड़न जात वर्ण। तो आप समझ गए होंगे अगर ऊपर बिंदु लगा है किसी वर्ण के तो अनुस्वार होता है, ठीक है। अगर वर्ण से पहले यहाँ पर लगा है बिंदु तो उसे हम नुक्ता कहते हैं। अगर वर्ण के नीचे बिंदु लगा है तो उसे हम कहते हैं ताड़न जात वर्ण, ठीक है। चलिए अब अनुस्वार की परिभाषा समझते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटका के साथ होता है, यानी जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकलती है और झटके से उच्चारण होता है। जैसे देखिए जंगल, कंचन, पंकज, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है अनुनासिक स्वर क्या है, ठीक है। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक विवर, ठीक है, नासिका विवर भी खुला रहता है, इससे जो स्वर
निकलते हैं वे अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार अगर चंद्र बिंदु लगा है किसी वर्ण पर तो वो क्या है, अनुनासिक होगा। जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु, बड़ाऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे कोई शब्द लिखा है आंसू, आंच, ये सब क्या है, अनुनासिक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है श, श, सा, हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ये कैसे व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। यानी अगर अक्षरों का समूह है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो देखिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ और औ। अगला है देखिए य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है छा वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, तो छा देखिए का और हलंत प्लस सा। ठीक है, ये छा। ठीक है, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, का और हलंत प्लस शा। अगला देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर देखिए आ, ये बड़ी ई नहीं होगा, ये गलत लिखा है, छोटी ई होगा। ठीक है, आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं? ये प्रश्न इससे पहले हो चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया, 2016 में। तो अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनि समझिए, यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। यानी अनुस्वार जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, भंग, वंश। ठीक है, यानी जब वर्ण के ऊपर कोई, ठीक है, बिंदु लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, जैसे लिखा है रंग है, ये अनुस्वार लगा है, अंग है अनुस्वार है, वंश में ये अनुस्वार है। ठीक है। अब समझिए अनुनासिक। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित होता है। यहाँ पर उच्चारित होगा, क्या होता है, उच्चारित। उच्चारित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी। ठीक है, ये सब कैसे कैसे शब्द हैं, यानी अनुनासिक। यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए आवाज जो है, हमारी ध्वनि है वो नाक से निकलती है। अब चलिए समझते हैं र वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं। ये पिछली वाली क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। उदाहरण देखिए, तो देखिए जो र वर्ण है ये 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि र वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो 4 होते हैं। ठीक है, किस प्रकार, देखिए कौन-कौन से प्रकार हैं? तो एक देखिए ये ग्रहण, एक होता है ग्रहण और एक होता है देखिए ग्रहम। ठीक है, यहाँ पर ये रा लगा है। एक है देखिए पर्वत, तो ये ऊपर रा लगा है। एक है देखिए ऋषि, ये वाला यहाँ पर रा लगा है। ठीक है, तो ये कितने टाइप से लिखा जा सकता है? तो 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर 1 जो है हमने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी किताब से क्यों ना देखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है? और इतना अच्छा हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि आगे भी इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और देखिए हिंदी का बहुत छोटा-सा सिलेबस है, 7 ही टोटल लेसन हैं। ठीक है? इनको हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। ठीक है? बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है? और जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है? अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।